नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि हमारे देश में कैंसर की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये हाल थोड़ा थोड़ा विश्व का भी है। स्टैटिस्टिक्स में ऐसे सामने आया है कि सन 2020 में पूरे विश्व में 10 मिलियन डेथ्स सिर्फ कैंसर से हुई है और 6 डेथ्स में से एक डेथ कैंसर से हो रही है। दोस्तों, ये कैंसर क्यों बढ़ता जा रहा है? तो मेडिकल साइंस के हिसाब से एक बहुत अच्छा तथ्य सामने आया है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक शक्ति बहुत बढ़िया हो तो हर सेल पे एक कंट्रोल रहता है कि वो सेल अंधाधुंध मल्टीप्लाई नहीं करे, विभाजित नहीं हो। कैंसर क्या है? एक सेल पागल जैसा अंधाधुंध मल्टीप्लाई करने लगता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसी को हम कैंसर कहते हैं। तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक शक्ति, ये हर सेल पे एक ऐसा कंट्रोल रखती है कि भाई तू इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, एक लगाम है। तो अगर ये लगाम कम हो जाती है तो कैंसर हो जाता है। और हम देखते हैं कि हर उम्र में कैंसर हो सकता है, पर सबसे ज़्यादा कैंसर होता है जब इंसान 70 के आसपास जाता है, 80 के आसपास आता है, तब कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यही समय है कि हमारी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, हमारी प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम हो जाती है। तो हमको जीवन भर एक काम तो करना ही है कि हमारी प्रतिरोधक शक्ति, हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा रखना है। और आप जानते हैं, इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, भारतीय समग्र चिकित्सा के तहत हम कैसे ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे? सबसे पहले विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल करेंगे, जो विटामिन डी सप्लीमेंट्स या सन बाथ से आएगा। दूसरा विटामिन B12, क्योंकि वो भी खाने में इतना अच्छा उपलब्ध नहीं है। तीसरा पेट साफ, चौथा व्यायाम, पांचवा आहार आयुर्वेद के हिसाब से, और छठा हमारे शरीर में हम टॉक्सिन इकट्ठा नहीं करेंगे, तो डिटॉक्स करेंगे नेचुरोपैथी के हिसाब से। और सातवां साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा रखेंगे। तो ये इंडियन इंटीग्रेटेड सिस्टम हमको इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करके देता है और उसके तहत भी हम अपने कैंसर होने की संभावना कम कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ तथ्य ऐसे भी सामने आए हैं कि कुछ एक वायरसेस हैं जो हमारे शरीर को अटैक करते हैं और हमारे सेल्स को इतना बिगाड़ देते हैं कि हमारे सेल्स अंधाधुंध मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं, मतलब कैंसर हो जाता है। तो ये कौन से वायरस है? एक तो H पाइलोरी वायरस, हमारे पेट का। दूसरा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो आप सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन देख रहे हैं ना, वो वाला वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। तीसरा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये वायरसेस लिवर के हैं। चौथा है HIV वायरस, जो एड्स का वायरस है। फॉर्चुनेटली हमारे देश में अब एड्स की पेशेंट्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और पांचवा है एप्स्टीन वायरस। अब आप ये समझे कि ये वायरसेस किसे अटैक करेंगे? ये उसे ही अटैक करेंगे जिसका इम्यून सिस्टम खराब है, जिसकी प्रतिरोधक शक्ति खराब है। तो फिर पॉइंट वही आ जाता है कि हमें अपना इम्यून सिस्टम, हमारी प्रतिरोधक शक्ति इतनी अच्छी करके रखनी है कि ये वायरस हमें अटैक ही नहीं कर पाए। अटैक नहीं करेंगे तो ये वायरस हमारे सेल्स को खराब भी नहीं करेंगे, उनको पागल नहीं करेंगे अंधाधुंध मल्टीप्लाई होने के लिए। तो आप समझ रहे हैं ना कि घूम फिर के बात एक जगह पे बहुत स्ट्रांगली आती है, और वो है हमारा इम्यून सिस्टम हमको जीवन भर प्रत्येक दिन बहुत स्ट्रांग रखना है, मजबूत रखना है। कुछ एक व्यसन भी ऐसे हैं और आप सब लोग जानते हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू और ड्रग्स। ये जब कोई सेवन करता है तो काफ़ी लंबे समय के बाद ये कैंसर का रोगी बन जाता है। तो मैं सबसे पहले उन लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें हमारे देश में न फैलाएं। इससे अगर आप पैसा कमाते हैं ना, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, आपको किसी ना किसी रूप में सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर आप ये धंधा कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, ऐसा काम कीजिए जिससे हमारे देश का भला होगा, जिससे हमारे देश के लोगों का भला होगा, समाज का भला होगा। दूसरा, मैं उन लोगों से भी गुजारिश कर रही हूँ कि जो लोग इसका व्यसन में पड़ गए हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सिगरेट में कम से कम 375 केमिकल्स बाहर आते हैं। अब ये 375 केमिकल्स जब हमारे लंग्स में जाएंगे, हमारे फेफड़ों में जाएंगे, तो कैंसर होना बिल्कुल निश्चित है। अच्छा, आप
आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं, पर आप ऐसे व्यक्ति के पास खड़े हैं जो सिगरेट पी रहा है, जैसे पब्लिक प्लेसेस है, तो वहाँ से आप हट जाइए, क्योंकि जो धुआं हवा में निकल रहा है वो धुआं आपके अंदर जाएगा और आपको कैंसर करवा देगा। तो आप पब्लिक प्लेसेस में सावधान रहिए। मैंने एयरपोर्ट्स में ऐसे रूम्स देखे हैं, स्मोकिंग रूम्स, वहाँ 5-10 लोग हैं और सब लोग स्मोक कर रहे हैं। हर पैकेट के ऊपर लिखा रहता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और वो लोग ऐसे कमरे में बंद है जहाँ 10 लोग पी रहे हैं, तो वहाँ वो केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन, मात्रा कितनी ज़्यादा है, तो उनको क्यों नहीं समझ में आता कि हम पी रहे हैं, ये धुआं अंदर जा रहा है, हमको कैंसर कराएगा। उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? उनको इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि उनका ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा। आयुर्वेद के हिसाब से उनका ब्रेन वात में है, और जिसका ब्रेन वात में होता है ना, उसको कुछ समझाया नहीं जाता। वो ऑलमोस्ट पागलपन की कगार पे ही रहता है, भले ही वो ऑब्वियस पागल नहीं हो, मतलब उसको कोई चेतावनी समझ में नहीं आती है। परंतु इसी ब्रेन को, इसी व्यक्ति को अगर इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, भारतीय समग्र चिकित्सा के तहत इसको वात से अगर हम पित्त में ले आते, तो इसको तुरंत खतरा समझ में आ जाता है, और ये बिना कुछ किसी के बोले ये सिगरेट छोड़ देगा। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग बीड़ी का धंधा करते हैं और वो बहुत अमीर हो गए हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे वो गरीब लोग पसंद हैं जो अपने काम से समाज का भला कर रहे हैं। मुझे वो अमीर लोग पसंद नहीं है जो अपने काम से समाज का नुकसान कर रहे हैं। तीसरा, ड्रग्स। पता नहीं कहाँ से हमारे यंगस्टर्स को, हमारे नौजवानों को ड्रग्स मिल रही हैं, वो खराब हो रहे हैं, फाइनली कैंसर से उनकी डेथ हो रही है, जीवन ही नष्ट हो रहा है। शराब भी ऐसी चीज़ है, शराबी को समझाया नहीं जा सकता कि तू शराब छोड़ दे, पर उसको वात से अगर पित्त में ले आए, वो ज़रूर शराब छोड़ देगा। तो आप समझिए कि ये व्यसन है, व्यसन भी कैंसर का कारण बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल्स है जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए। ये फॉरेन केमिकल्स हैं, विजातीय केमिकल्स हैं, और ये जब हमारे शरीर में आते हैं, हमारे सेल्स को पागल कर देते हैं। सेल्स अंधाधुंध मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए हमको ये व्यसन से भी पूरा पूरा दूर रहना। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, जब पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हमें आराम करना चाहिए, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो बाकी दूसरों से काम करवाते रहते हैं और खुद आराम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उनका धीरे धीरे बॉडी फैट बढ़ता जाता है, और जब शरीर में चर्बी ज़्यादा बढ़ती है और BMI 33% से ऊपर हो जाता है, तब भी कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो भले ही पैसा ज़्यादा आए, भले ही पैसा कम हो, हमारे शरीर में चर्बी नहीं चढ़ना चाहिए। हमें घर के काम करने की हमेशा आदत डालनी चाहिए। हमें ऑफिस में भी चलते फिरते रहने की आदत डालना चाहिए। मैंने तो एक व्यक्ति को ऐसा देखा है कि लंबा सफ़र था ट्रेन का, तो वो बीच बीच में उठ के ट्रेन के डब्बे में भी वॉकिंग कर रहे थे। तो ये भी मतलब बहुत अच्छी सीखने वाली चीज़ है। प्लेटफॉर्म में अगर 30 मिनट गाड़ी रुकी हुई है, तो नीचे उतर के वो प्लेटफॉर्म पे भी वॉक कर लेते थे। तो आप हर जगह, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। दूसरा कि कुछ ना कुछ व्यायाम भी ज़रूर पकड़िए। योगा दी बेस्ट है, वॉकिंग भी बहुत अच्छा है, जॉगिंग, रनिंग अच्छा है। स्पोर्ट्स भी पकड़ के रखिए। स्पोर्ट्स में मन भी खुश रहता है, व्यायाम भी हो जाता है। तो हम व्यायाम करके अगर हमारा बॉडी फैट कम कर लेते हैं, मतलब हमारे शरीर की चर्बी कम कर लेते हैं, और हमारा BMI 33% से कम, इनफैक्ट हमें ना 25% से कम रखना चाहिए, तो भी हमारा कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। हमारा जो हवा में प्रदूषण होता है, या तो हमारे व्हीकल्स के द्वारा, या हम और कुछ जलाते हैं जिससे धुआं बनता है, या हमारी फैक्ट्रीज़ के द्वारा, स्पेशली एस्बेस्टॉस वाली फैक्ट्री में, तो ये जो धुआं है, ये जो हवा के द्वारा हमारे जो लंग्स में जाता है, ये भी एक केमिकल है, और ये केमिकल हमारे लंग्स में जाके हमारे सेल्स को ख़राब कर देता है, और सेल्स मल्टीप्लाई करने लगते हैं और कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो लोग गांव में रहते हैं उनको कैंसर बहुत कम होता है, और उसका एक कारण ये भी है कि उनकी हवा बहुत शुद्ध है। कुछ जनजातियाँ ऐसी है जो हमारे शहरी इलाकों से दूर रह के अपना एक इन्होंने इलाका कर लिया है जहाँ कोई व्हीकल नहीं है, वहाँ की हवा बहुत शुद्ध है, उनको भी कैंसर बहुत कम होता है। तो आप ये समझिए कि गांव वालों को कैंसर कम हो रहा है, शहर वालों को ज़्यादा हो रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है हवा में प्रदूषण,
दूसरा कारण है उनको ना धूप बहुत अच्छे से मिल रही है, क्योंकि वो अक्सर घर, छोटे से घर रहते हैं, घर के बाहर अक्सर वो खेतों में काम करते हैं। तीसरा, वो काम करते हैं तो उनका फिजिकल एक्सरसाइज हो गई। चौथा, कि उनकी दिनचर्या कैसे रहती है, पुराने स्टाइल की, सुबह जल्दी उठ जाना, रात को जल्दी सोना, क्योंकि वहाँ लाइट भी कम रहती है। गांव में शहरों की अपेक्षा लाइट कम रहती है, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो अपनी प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, सुबह टाइम पे उठ जाते हैं, रात को टाइम पे सो जाते हैं, क्योंकि बिजली ही नहीं है, उनको करना ही पड़ता है। तो ये सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये अपने आप में पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छा इलाज है। आपने ये देखा होगा कि महिलाओं में कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा हो रही है बनिस्बत की पुरुषों में। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बताया कि विटामिन डी का कैंसर से बहुत बड़ा रिश्ता है, और उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो भी दूंगी। तो ये जो विटामिन डी है, हर प्रेगनेंसी के बाद कम होता जाता है, हर अबॉर्शन के बाद कम होता जाता है, और उसकी बढ़ने की संभावना है नहीं, क्योंकि जो शादीशुदा महिला है वो घर से बाहर निकलती ही बहुत कम है, और वो सन बाथ, सूर्य स्नान लेने में बहुत उनको प्रॉब्लम है। ससुराल वाले हैं, इन लॉज नहीं चाहते हैं कि वो सूर्य स्नान ले। तो इनमें विटामिन डी धीरे धीरे इतना कम हो जाता है, ऑलमोस्ट अंडर 10 हो जाता है। तो इनमें कैंसर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। पुरुषों में ऐसा कुछ प्रेगनेंसी अबॉर्शन का चक्कर नहीं है, तो उनका विटामिन डी हमेशा बढ़ता ही रहता है जब तक वो धूप में काम करते हैं। और वैसे भी पुरुष अक्सर बाहर रहते हैं, धूप में काम करते हैं, तो उनका विटामिन डी लेवल अच्छा रहता है। सूर्य के स्नान में रहते हैं तो उसमें कैंसर की संभावना कम हो जाती है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ये स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। पर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस, जिसका वैक्सीन है, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, दोनों में है। परंतु कैंसर किसको हो रहा है? स्त्री को हो रहा है, पुरुष को नहीं हो रहा है, जबकि दोनों में वो वायरस है। यही कारण है कि रिपीटेड प्रेगनेंसी, रिपीटेड अबॉर्शंस, ये हमारे स्त्रियों को, हमारे देश की स्त्रियों को कैंसर के मुंह में धकेल रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले ये चाहिए कि प्रेगनेंसी बहुत सोच समझ के 1 या 2 बार होना चाहिए, अबॉर्शन ना के बराबर होना चाहिए, और हर स्त्री को पता होना चाहिए कि एक प्रेगनेंसी के बाद उसके शरीर में जो जो तत्व कम हो जाते हैं, स्पेशली विटामिन डी, उसको वापस नॉर्मल पे लाना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है। मैंने होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछा कि आप क्या सोचते हैं, कैंसर का कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि हम इमोशंस में डील करते हैं, जिस तरह के इमोशंस है उस तरह की बीमारी आएगी। तो वो लोग जो अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, उनको कैंसर ज़्यादा होता है। जैसे एक महिला है, उसको ससुराल में 10 लोग भला बुरा रोज़ बोल रहे हैं, पर वो उत्तर में कुछ भी नहीं बोल पा रही है, तो इस महिला को कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कोई स्त्री है, उसका पति उसको बहुत टॉर्चर कर रहा है, परंतु वो समाज के डर से कुछ भी नहीं बोल पा रही है, तो इस स्थिति में वो स्त्री को कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा, कुछ लोगों को ना कंट्रोल करके चलना पड़ता है, जैसे उनकी आमदनी बहुत कम है। तो जैसे मेरे को होम्योपैथिक डॉक्टर ने एग्जाम्पल बताया कि एक लेडी थी, उसको सिर्फ 50 रुपये प्रतिदिन की इनकम थी। अब वो 50 रुपये में ही उसको पूरा दिन का खर्चा निकालना था। तो कंट्रोल करके इतना उसको त्रास होता था, मानसिक त्रास, कि वो मानसिक त्रास के तहत उसको कैंसर हो गया। तो दोस्तों, एक वापस रिक्वेस्ट है सबसे कि एक दूसरे को समझो। हम सब ईश्वर के ही बच्चे हैं। हम पुरुष हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्त्रियों को तंग करें, या अगर हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं तो हम अपने सबॉर्डिनेट्स को तंग करें, ऐसा नहीं। हम उसी समय अच्छे इंसान माने जाएंगे जब हम अपने सबॉर्डिनेट्स को बहुत खुशी से रखें, प्यार से रखें, हम घर में एक दूसरे को बहुत अच्छा रखें। तो किसी को भी अगर मानसिक त्रास नहीं होगा तो कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। एक और मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है। एक मेरे फ्रेंड है, उनके फादर बहुत ही स्पिरिचुअल नेचर के थे, आध्यात्मिक नेचर के थे। उनको कैंसर हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे फादर तो रोज़ इतनी पूजा पाठ और इतना आध्यात्मिक जीवन जीते थे, तो उनको क्यों कैंसर हुआ, आपको क्या लगता है? तो बोले, मैडम भले ही वो आध्यात्मिक थे, पर उनको ना रिश्तेदारों के कारण बहुत मानसिक त्रास था, कन्फ्लिक्ट चलता था, मतभेद चलते थे, तो उनको बहुत त्रास रहता था। तो ये जो रिश्तेदारी है ना, इसमें भी मैं आपको सच बता रही हूँ,
सिलेक्ट कर लो, जो आपका भला चाहते हैं ना उनके ही कांटेक्ट में रहो, और जो आपके लिए जहर क्रिएट कर रहे हो उनसे दूर हो जाओ, अगर आपको अपने आप को कैंसर से बचाना है तो फिर उन्होंने बताया वो कॉन्फ्लिक्ट चलता था और कॉन्फ्लिक्ट के तहत उनको ये बीमारी आ गई और उनकी डेथ हो गई। फिर मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछा कि आप क्या समझते हैं कैंसर क्यों होता है, तो उन्होंने बताया जब कफ बढ़ जाता है और पित्त बढ़ जाता है तब कैंसर होता है। आप जानते हैं ना, आयुर्वेद हम लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक कफ, एक पित्त और एक वात। तो जब कफ और पित्त बढ़ जाता है तब वो बोलते हैं कैंसर होता है। तो उन्होंने बताया कि जिस बच्चे को बचपन से लगातार बार बार रिकरेंट सर्दी खांसी होती रहती है, उस बच्चे को कैंसर होने के, आगे जाके कैंसर होने की बहुत बड़ी संभावना है। दूसरा, जिसको साइनोसाइटिस होता है। साइनोसाइटिस किसको होता है? जिसका कफ भी बड़ा है और पित्त भी बड़ा है, उसको कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों एक बात बताओ, इंडियन इंटीग्रेटेड मेडिसिन, भारतीय समग्र चिकित्सा के तहत जब मैं बच्चों को इलाज देती हूँ तो उनका बार बार सर्दी खांसी होना ऑलमोस्ट 0 तक पहुँच जाता है। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं इन बच्चों को कैंसर के रास्ते जाने से रोक पा रही हूँ। दूसरा कि मैंने नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास गई और उनसे पूछा कि आप क्या समझते हैं कैंसर का कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि हम जो खाना खाते हैं और वो पेट में जाके जब सड़ता है और वो जहर बन जाता है, टॉक्सिन बन जाता है, तो वो पूरे सिस्टम में फैल जाता है और हमारे सेल्स को वापस पागल कर देता है, मल्टीप्लाई करने के लिए, अंधाधुंध मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रमोट कर देता है और कैंसर हो जाता है। तो हमारा खाना अंदर जाके सड़े नहीं, अपच में नहीं डेवलप हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सारे प्राकृतिक नियम जो हमारे पुराने ज़माने के ऋषि मुनि करते थे वो करना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ऐसा खाना खाना जो पच जाए। खाना खाइए, आपकी मर्जी से खाइए, पर उसको पचाने की ताकत रखिए। और एक और मैं आपको आइडिया बताती हूँ, जब भी आप खाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 टाइम, उसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाइए और फिर 15 मिनट तक वज्रासन में बैठना है। आप 15 मिनट तक लगातार नहीं बैठ पाएंगे, तो आप 3-4 मिनट हो गए फिर खड़े हो जाइए, फिर 2 मिनट बाद वापस वज्रासन में बैठ जाइए। वैसे आपने 15 मिनट निकाल लिए, अपने मन को शांत कर लिया, थोड़ा सा प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग कर ली, तो बहुत संभावना है कि जो आपने खाना खाया है वो पच जाएगा। दूसरा कि खाना खाने के 1 घंटे बाद, मैंने पहले भी बताया था कि कुनकुना पानी अगर आप 1-1 घंटे से पीते जाते हैं तो ये पानी आपके खाने को पचने में बहुत मदद करेगा। एक रिसर्च पेपर ऐसा आया था जिसमें कहा था कि 5 लाख लोग जिनको कैंसर है उनको स्टडी किया था कि उनमें क्या कॉमन है, तो उसमें 5 चीज़ें सामने उभर के आई थी और सबसे बड़ा पॉइंट था कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं होना। तो दोस्तों सतर्क हो जाइए, अगर आप पेट साफ में लापरवाही बरत रहे हैं तो आप कैंसर के रास्ते पर हैं। लौट आइए, रोज़ सुबह उठने के 1 से 2 घंटे के अंदर 100% पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उन सबको मानसिक त्रास था और ये हम होम्योपैथी से भी समझ चुके हैं कि जिसको भी मानसिक त्रास होगा उसको कैंसर होगा। तो न खुद त्रास लीजिए न खुद त्रास दीजिए। एक नेक इंसान की तरह अगर हम जीवन जीते हैं तो हम भी खुश रहेंगे, हमारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। तीसरा, उनमें सब में कोई ना कोई व्यसन था, जैसे सिगरेट है, शराब है, तंबाकू है, बीड़ी है, गांजा है, ड्रग्स है। तो ये एक व्यसन भी बहुत ख़राब आदत है जो हमको कैंसर के रास्ते पे धकेल देती है। चौथा, ये सब लोग व्यायाम कम करते थे। ये लोग आलसी टाइप थे कि बस पैसा ज़्यादा आ गया है, हम तो नौकरों से काम कराएंगे, हम बैठे रहेंगे, दूसरे लोग हमारे लिए काम करेंगे। तो ये भी बहुत गलत बात है। मैंने ये देखा है कि जो लोग 110, 115, 117 साल जीते हैं, एक एग्जाम्पल तो मैं आपको बताऊं कि 107 साल की लेडी, तो उसकी पोती ने मुझे बताया कि हमारी नानी 107 साल की है, खुद के घर का पूरा काम निपटा के दूसरों के घर पे काम करने जाती हैं। तो आप समझिए कि वो इतनी हेल्दी क्यों है, क्योंकि वो पूरे दिन में काम बहुत ज़्यादा करती है, शारीरिक व्यायाम उसको बहुत ज़्यादा मिलता है। और 5वां पॉइंट जो 5 लाख लोगों में पाया गया कि उनकी दिनचर्या बहुत ही अव्यवस्थित थी। कभी भी उठते थे, कभी भी नहाते थे, कभी तो नहाते भी नहीं थे, कभी भी खाना खाना, और वो उसमें अपनी राजशाही समझते थे कि हम तो राजा हैं, हम कोई प्रकृति के नियम नहीं पालते।
ऐसा नहीं होता है। प्रकृति के नियम बहुत 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 कीमती हैं, उनको पालना ही है। आपके पास कितना भी पैसा आ गया हो, पर आपको तो उन्हीं नियम पे चलना है जो प्रकृति ने बनाए हैं। तो दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं ना कि कितने सारे कॉमन पॉइंट्स देखे वो 5 लाख लोगों में, और ये स्टडी कितनी कीमती है हमारे लिए, हमारे देश में कैंसर कम करने के लिए। तो आखिरी में मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि हम किन किन चीज़ों से बचें ताकि हमारे देश में कैंसर की समस्या कम हो जाए। तो सबसे पहले कि हमको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना है। दूसरा, हमको वायरस अटैक से बचना है। तीसरा, हमको कोई व्यसन नहीं करना है। चौथा, कि हमारी हवा शुद्ध होना चाहिए, हमारी फैक्ट्रीज, हमारा ट्रैफिक का पोल्यूशन वो कम होना चाहिए, हमारा पानी भी शुद्ध होना चाहिए। पेस्टिसाइड्स हमको फल सब्जी पानी में हवा में नहीं चाहिए। छठा, कि हमारा जो बॉडी में फैट है, चर्बी है, वो नहीं बढ़ना चाहिए। महिलाओं में जो बार बार कैंसर हो रहा है उसके लिए रिपीटेड प्रेगनेंसी, रिकरेंट प्रेगनेंसीज, मल्टीपल प्रेगनेंसीज अवॉइड करना है, अबॉर्शंस अवॉइड करना है। महिलाओं को मानसिक त्रास नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी सूर्य स्नान, सनबाथ की फैसिलिटी होना चाहिए। और शहर में हमने जो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है ना, कि सीमेंट का जंगल बन गया है और प्लांट्स बहुत कम हो गए हैं, और हवा भी प्रदूषित और पानी भी प्रदूषित, उसको भी हमको रिवर्स करना है, हमको ठीक करना है। हमको घर छोटे बनाना है, प्लांट्स ज़्यादा रखना है, और स्कूटर और मोटर की अपेक्षा हमको साइकिल ज़्यादा चलाना है ताकि हमारी हवा शुद्ध हो, हमारा पानी शुद्ध हो। फैक्ट्रीज को कम करके हमको एक सिंपल लाइफ की तरफ आना है, मिनिमलिस्टिक बिहेवियर उसमें आना है, ताकि हमारे देश में कैंसर की संभावना कम हो। धन्यवाद।